नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में भले ही चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन दिनों बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच खूब जुबानी जंग देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में मायावती ने ट्विटर पर अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट कर अखिलेश यादव पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने मायावती पर जुबानी हमला किया था, जिसके बाद मायावती ने ट्विटर पर लिखा, सपा मुखिया यूपी में मुस्लिम और यादव समाज का पूरा वोट लेकर और कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब आप अपना सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सके हैं, तो फिर वे दूसरों का पीएम बनने का सपना कैसा पूरा कर सकते हैं। मायावती ने आगे लिखा, इसके साथ ही जो पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव में बीएसपी से गठबंधन करके भी यहां खुद 5 सीटें ही जीत सके हैं, तो फिर वो बीएसपी की मुखिया को कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने अखिलेश यादव को बचकाने बयान देने से बचने की भी हिदायत दी है। मायावती ने एक और ट्वीट में लिखा कि यूपी में समाजवादी पार्टी का सीएम बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने ट्वीट किया, मैं आगे सीएम या पीएम बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं अपने कमजोर और उपेक्षित वर्गों के हितों में देश का राष्ट्रपति कतई भी नहीं बन सकती हूं। इसलिए अब यूपी में सपा का सीएम बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को अखिलेश यादव एक इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे, जहां उनसे मायावती के राष्ट्रपति ना बनने वाले पर सवाल किया गया, जिसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि वे भी ये चाहते थे कि बीएसपी की मुखिया मायावती प्रधानमंत्री बने, लिहाजा उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन किया था। अगर गठबंधन जारी रहता तो बीएसपी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी देख सकते थे कि कौन प्रधानमंत्री बनता। बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को भी सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला था। कहा था कि मैं फिर से सीएम बनने, आगे चलकर पीएम बनने का सपना तो देख सकती हूं, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का सपना कभी नहीं देख सकती। सपा मुखिया ये अफवाह फैलाना बंद करें। उन्होंने कहा था कि चुनावों में मात खाई अखिलेश विदेश भागने की फिराक में हैं, वहां पहले ही उन्होंने अपना बंदोबस्त कर लिया है। साथ ही मायावती ने यूपी में बीजेपी की सत्ता वापसी के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। तो यूपी में बयानबाजी खूब तेज देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव और मायावती के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने यह कहा था, ट्वीट उन्होंने किया था कि ये देखना होगा कि अब बीजेपी मायावती को कब तक राष्ट्रपति बनाती है, जिसके बाद मायावती ने अब जुबानी हमले तेज कर दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि अब आने वाले सालों में यूपी में समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बन सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर हैं और ये जो उनका दौरा है वो कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस दौरे के बाद भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो और भी मजबूत होंगे। दोनों देश एक दूसरे से संपर्क बढ़ाने के लिए भी कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। लिहाजा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों असम और त्रिपुरा के लिए चटगांव बंदरगाह का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारत आने का न्योता दिया है। मुलाकात को लेकर एस जयशंकर ने ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद। मैंने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई दी। दोनों नेताओं के मार्गदर्शन में हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री हसीना ने कहा कि दोनों देशों को कनेक्टिविटी को और बढ़ाना होगा। मिली जानकारी के मुताबिक मुलाकात के दौरान बांग्लादेश के पीएम ने जयशंकर से कहा कि बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी चटगांव बंदरगाह का उपयोग करने में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष रूप से फायदा होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रेस सचिव करीम ने कहा कि प्रधानमंत्री हसीना की जयशंकर के साथ आधे घंटे से ज्यादा लंबी बैठक के दौरान कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने बाद में अपने बांग्लादेशी समकक्ष AK अब्दुल मोमेन के साथ बातचीत की और फिर संयुक्त रूप से मीडिया को जानकारी दी।
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के ट्वीट के मुताबिक दोनों विदेश मंत्रियों बांग्लादेश भारत सहयोग के बारे में दोनों ने संतोष व्यक्त किया। इससे पहले यहां पहुंचे जयशंकर का बांग्लादेश वायुसेना बेस बंगबंधु में विदेश मंत्री मोमेन ने स्वागत किया था। तो एस जयशंकर का बांग्लादेश दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो भी मजबूत होंगे और जो निवेश है, बांग्लादेश की बात हो चाहे भारत की बात हो, दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी के रूप में आने वाले सालों में काम करते हुए नजर आएंगे। गर्मी का मौसम आते ही देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहरा गया है। कई राज्यों को बिजली कटौती करनी पड़ रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। इन सब के बीच दिल्ली वालों के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी है कि गहराते बिजली संकट की वजह से मेट्रो से लेकर अस्पतालों तक की बिजली भी गुल हो सकती है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने मौजूदा स्थिति का आकलन करने के बाद आपातकालीन बैठक की। साथ ही केंद्र को चिट्ठी लिखकर राजधानी को बिजली आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयला उपलब्ध कराने की मांग की। ऊर्जा मंत्री से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल दिल्ली में बिजली की 25 से 30% मांग इन बिजली स्टेशनों के जरिए पूरी की जा रही है और वे कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि एनटीपीसी के दादरी, द्वितीय और झज्जर की स्थापना मुख्य रूप से दिल्ली में बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए की गई थी। बयान के मुताबिक इन बिजली संयंत्रों में कोयले का बहुत कम भंडार बचा है। बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों के अलावा केंद्र सरकार ने राज्यों को इन्वेंट्री बनाने के लिए अगले 3 सालों के लिए अपने आयात को बढ़ाने को कहा है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने कहा है कि देश भर के ताप विद्युत संयंत्र कोयले की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे देश में बिजली संकट उत्पन्न होने की आशंका बढ़ रही है। बुलेटिन में अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। लगातार दूसरे दिन कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3377 नए मामले सामने आए हैं। इससे एक दिन पहले कोरोना के 3303 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2496 लोग रिकवर हुए हैं। एक्टिव मामलों की बात करें तो ये बढ़कर 17801 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में मृतकों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 60 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जबकि एक दिन पहले 39 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई थी। आईसीएमआर से मिली जानकारी के मुताबिक कल कोरोना के 4,73,635 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कोरोना के कुल 83,69,45,383 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली में अब कोरोना के मामले डराने लगे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1490 केस सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि 1070 कोरोना मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। इस दौरान 2 लोगों की कोरोना की वजह से दिल्ली में मौत हुई है। वहीं दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामले अब 5250 हो गए हैं। इससे एक दिन पहले कोरोना के 1367 मरीज दिल्ली में मिले थे। इस दौरान एक मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में चिंताएं बढ़ना लाजमी है। भारत में तो कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया के कई देशों में कोरोना कोहराम मचा रहा है। इन देशों में चीन भी शामिल है। चीन में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चीन में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आलम यह है कि 27 शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ा है और लॉकडाउन इतना सख्त है कि करीब 16 करोड़ लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। चीन ने कोरोना को रोकने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी बनाई है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है।
लोग खाना तक इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें मुश्किल से खाना मिल रहा है। लोग 24 घंटे भूखे रह रहे हैं और फिर उन्हें 1 घंटे के लिए खाने का सामान खरीदने की मोहलत दी जा रही है। दरअसल चीन कोरोना केस 0 करने पर अड़ा हुआ है, लिहाजा चीन में वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन, मास टेस्टिंग, क्वारंटीन और सीमाएं बंद करने, लोगों को घर से बाहर निकलने पर मनाही, बाहर निकलने पर भारी जुर्माना और जेल जैसे कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। चीन की सख्ती के बावजूद कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। इन कठोर प्रतिबंधों के कारण लोग भूखों मरने को मजबूर हैं। इस साल मार्च में चीन में मामले अचानक बढ़ गए थे, जिसके बाद देखते ही देखते देश में संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली, जो कि 2020 की शुरुआत में वुहान में शुरुआती प्रकोप के बाद से भी ज्यादा तेज हुए। प्रकोप के शुरुआती चरणों के दौरान पूर्वोत्तर जुलिन प्रांत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। वहीं बात ताइवान की करें तो ताइवान में पिछले 24 घंटे में पहली बार कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले मिले। ताइवान की सरकार ने हाल ही में अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को हटाने का फैसला किया था, लेकिन अब ये भारी साबित हो रही है। ताइवान ने एक बार फिर से बड़े पैमाने पर अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है और संक्रमण की संख्या को कम रखने के लिए महामारी के दौरान सख्त क्वारंटीन नियमों को लागू किया है। दिल्ली से मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। दिल्ली के चितरंजन पार्क में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। तो दिल्ली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। चितरंजन पार्क में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को सीआर पार्क इलाके में कुछ बदमाशों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को आता देख बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस बदमाश का ट्रैक रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई है। पीछे से आदमी जो है कि गिरा, धप से आवाज़ आया, देखा पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस आए। अच्छा, बाकी वो लोग अपना हैंडल किए। क्या वो जो चोर था वो अकेला ही था? वो अंदर अकेला ही। दिल्ली में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। कल्याणपुरी में बीच बाजार में पत्नी के सामने एक युवक की हत्या कर दी गई। हैरानी इस बात से होती है कि महिला अपने पति को बचाने के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन लोग तमाशबीन बने देखते रहे। दिल्ली के कल्याणपुरी से यह मामला सामने आया है, जहां बीच बाजार में एक युवक की पत्नी के सामने चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त सचिन उर्फ बाबा के रूप में हुई है। पति को बचाने के लिए सचिन की पत्नी लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सचिन की पत्नी खुशी ही निजी वाहन से पति को नजदीकी LBS अस्पताल में ले गई, जहां डॉक्टर ने सचिन को मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि गैंगवार के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सचिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो भी एक गैंग से जुड़ा था। हालांकि पुलिस अधिकारी गैंगवार की बात से इनकार कर रहे हैं। देर शाम पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुट गई है। कल्याणपुरी थाने में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सचिन अपने परिवार के साथ 5 ब्लॉक त्रिलोकपुरी इलाके में रहता था। सचिन की शादी की सालगिरह नजदीक थी। उसी सिलसिले में बुधवार शाम को वो अपनी पत्नी के साथ खरीदारी करने के लिए त्रिलोकपुरी 6 ब्लॉक आया था। इस बीच 2 बदमाशों ने सचिन को घेर लिया। पहले आरोपियों ने उस पर ईंट से हमला किया, बाद में चाकू निकालकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया। खुशी ने पति को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने सचिन पर 1 दर्जन से ज्यादा चाकू से वार किए थे। पति की तारीख थी, ठीक है, वहाँ पे आयु आ रखा था, इसलिए वो तारीख नहीं लेके आए। वापसी जब हम आए लक्ष्मी नगर, कोर्ट में हमें मिला है नार, जिसने आलू भाई का मर्डर मारा था, उसके पापा मिले हैं, ठीक है। उसने लड़कों को फ़ोन करा है, लक्ष्मी नगर तक हमारा पीछा करा है, हमें वहाँ से मरवा दिया है। वहीं हरियाणा के झज्जर में गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। दरअसल एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
बेरीगेट क्षेत्र में स्थित कत्था फैक्ट्री में अमोनिया गैस के सिलेंडर से निकल रही पाइप लीक होने पर रिसाव हो गया था। रिसाव होने से रिहायशी इलाकों में भारी अफरा तफरी। गैस लीक के बाद कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उल्टियां शुरू हो गई। सूचना मिलने के बाद कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कत्था प्लांट में अमोनिया गैस लीक होने के बाद आधी रात को पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन का पूरा अमला फौरन हरकत में आया और सड़कों पर उतर गया। पुलिसकर्मी उस वक्त तक खुली कुछ दुकानों को भी बंद करवाने में जुट गए। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा था। लोगों के बीच लगातार ये कहा जा रहा था कि जरूरी एहतियात को बरतें और रुमाल या फिर किसी दूसरे मास्क से जो है अपने चेहरे को जरूर ढक लें, ताकि जो अमोनिया है वो जो है फेफड़ों तक ना पहुंच सके, लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कत्था फैक्ट्री के स्टाफ को भी बाहर निकाला गया और उसके आस पड़ोस के कुछ इलाकों को पूरी तरह खाली करा लिया गया है। फैक्ट्री वाले क्षेत्र से दूर जाने को लोगों को समझाया गया था ताकि जानमाल का कोई नुकसान ना हो सके। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और सड़कों पर पानी की बौछार की गई ताकि हवा में फैल चुकी गैस को दबाया जा सके। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के टैंक से निकल रही पाइप से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था, जिसके बाद आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।